नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट और किसान नेताओं के राज्य में भाजपा के खिलाफ रैलियां करने का असर पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए बीजेपी का संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में अब ज्यादा सक्रिय हो गया है। परोक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसकी मदद कर रहा है। इन दोनों मुद्दों का असर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हो सकता है, इसलिए भाजपा वहां पर जमीनी संवाद और संपर्क बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल समेत 5 विधानसभाओं के लिए चुनाव प्रचार अभियान धीरे धीरे तेज हो रहा है, लेकिन सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं, जहां भाजपा तृणमूल कांग्रेस के गढ़ को कड़ी चुनौती दे रही है। बीते समय में तृणमूल कांग्रेस के सांसद, विधायक और मंत्रियों समेत कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है, जिससे भाजपा राज्य में बदलाव का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी अपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमीनी जुड़ाव और जुझारूपन को लेकर आश्वस्त दिख रही है। टीएमसी को देश के विभिन्न राजनीतिक दलों जैसे कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी मिल रहा है। इनसे इतर हाल की 2 घटनाएं भी काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में प्रचार के दौरान लगी चोट और दूसरा दिल्ली में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान संगठनों का राज्य में बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार अभियान शुरू करना शामिल है। यह दोनों मुद्दे इस तरह के हैं जो पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस को लाभ पहुंचा सकते हैं और बीजेपी को खासा नुकसान। तो ऐसे में अब बीजेपी की कोशिश यही है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी स्थिति को मजबूत करे और कोशिश ये भी रहेगी कि किसी भी तरीके से इन इलाकों में अपनी पैठ को मजबूत किया जा सके। और सूत्रों के अनुसार इससे निपटने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने अपने संगठन को ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय किया है, जहां वे ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना को महज एक हादसा और राजनीतिक स्टंट बताने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी यही कोशिश जारी रहेगी। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी तथ्य रखे जाएंगे, जिससे बीजेपी को इन दोनों ही मुद्दों का कोई नुकसान ना हो। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के तूफानी दौरे तो लगातार जारी रहेंगे ही। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल समेत 5 विधानसभाओं के लिए चुनाव प्रचार अभियान धीरे धीरे तेज हो रहा है, लेकिन ज्यादातर सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर ही टिकी हुई हैं, जहां बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के गढ़ को कड़ी चुनौती दे रही है। बीते समय में तृणमूल कांग्रेस के सांसद, विधायक और मंत्रियों समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। विद्रोही साहब, सीधा सा मेरा सवाल है, ममता बनर्जी को जिस तरीके से चोट लगी है, क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो ममता बनर्जी जी को चोट लगी और धक्का दिया, उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स और प्रत्यक्षदर्शियों का जो बयान आया और फिर उन्होंने भी कहा कि एक प्रेशर के कारण मुझे चोट लगी, तो उससे वो घटना ये एक दुर्घटना ही साबित हुई। और जो पॉलिटिकल स्टंट की बात है, तो राजनीतिक दलों से पॉलिटिकल स्टंट न करने की उम्मीद करना गलत होता है। पॉलिटिकल स्टंट तो करेंगे ही, राजनीति में वोट कैसे ले और सहानुभूति का एक लहर, सहानुभूति से जो वोटर्स आपको वोट देते हैं, उस पर भी सारे राजनीतिक दलों का ध्यान रहता है। तो अब चुनाव जब चूंकि शुरू हो गया है, तो सारे राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद अपनाएंगे, क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए ही राजनीतिक दल काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए जाएंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बरकरार है कि बीजेपी की राह के रोड़े आप क्या समझ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में लगातार सेंधमारी तो कर ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कड़ी टक्कर बीजेपी टीएमसी को दे रही है, लेकिन बीजेपी की राह के रोड़े आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास पाने के लिए ही है। वास्तव में तो पश्चिम बंगाल में जो गैर कांग्रेसवाद की बात बीजेपी करती है, इस चुनाव में फिर वो गैर कांग्रेसवाद पर आ गया का। ममता बनर्जी अभी पिछले समय में कांग्रेस के साथ मंच साझा की थी, लेकिन इस चुनाव में फिर कांग्रेस से
उनकी जो कटुता है वो सार्वजनिक हो गई। हम्म। और कार्यकर्ताओं का जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और जनता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी वहां बढ़त ले चुकी है। पश्चिम बंगाल में मानसिक रूप से और कार्यकर्ताओं के बीच में, आम जनता के बीच में वो पैठ बना चुकी है। ये वोट में कितना कन्वर्ट हो करके सरकार बनाने में कितना कारगर होती है, ये चुनाव परिणामों के बाद ही होगा। लेकिन ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव और अपने पुराने साथियों के भाजपा में जाने से निश्चित रूप से चिंतित हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने अपने स्वभाव से विपरीत जाकर के सहानुभूति का वोट लेने के लिए जो चोट लगी उसमें बीजेपी के लोगों या लोग 4-5 लोगों द्वारा धक्का देने की बात की, जबकि ममता बनर्जी का ये मूल स्वभाव नहीं है। वो एक संघर्ष की लड़ने वाली महिला के रूप में उनकी पहचान है। लेकिन ये पहला चुनाव है कि उन्होंने जो है गलत बयानी करके सहानुभूति लहर पाने की कोशिश की। इसलिए ये समझा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बना चुकी है। जी देखिए, उनका स्वभाव जुझारूपन था, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि अपने स्वभाव के उलट उन्होंने सहानुभूति के जरिए अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर यह सवाल जरूर बनता है सर, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल तैयार करने में सफल रही है? जिस तरीके का चुनाव वो चाहते थे, क्या वो माहौल अब बन गया है पश्चिम बंगाल में? जी हाँ, बिल्कुल बन चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की एक कुछ खूबियों में एक बड़ी खूबी यह है कि मुद्दों को वो गढ़ने में बिल्कुल माहिर हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जो वहां के प्रभारी हैं वो निरंतर वहां पर रहे। और एक मैसेज जो है ममता बनर्जी समझ नहीं पाई। जैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस में रहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार से लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने एक मैसेज दिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें बंग भूमि में आम जनता को, कार्यकर्ताओं की उत्पीड़न करती, हत्या करती। फिर कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने टीएमसी बनाया और उस पर उनकी सरकार बनी। वही मैसेज पूरी तरह से माइंडसेट भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर दिया है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या और उत्पीड़न, यहां तक कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर भी हमला, फिर जय श्री राम का नारा लगाने जो है लोगों से आक्रोशित खुद ममता बनर्जी कई बार हुई। फिर टैगोर जी के वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में और अन्य कार्यक्रमों में जो ममता बनर्जी का एक झुंझलाहटपन दिखा। और फिर वो धार्मिक मुद्दों पर की खुद उन्होंने बाद में माना कि टीएमसी का जुड़ाव धार्मिक मामलों से है और अभी चंडी पाठ करती भी दिखी। तो इससे समझा जा रहा है, बिल्कुल ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को संघर्ष और मां माटी मानुष की बात को समेटते हुए अब धार्मिक मुद्दों पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और बहुसंख्यकों की उपेक्षा, हिंदू धर्म की उपेक्षा, इस प्लेटफॉर्म पर, इस पिच पर भाजपा उनको ले आई है। और इस पिच पर भारतीय जनता पार्टी को हराने की जो है राजनीतिक रूप से क्षमता किसी की नहीं है। हाँ, जनता वोट दे किसी को, वो बात अलग है। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक चीज और देखने में आई है कि पूरा जो चुनावी मुकाबला है वो मोदी बनाम ममता हो चुका है। और ये तो बीजेपी की रणनीति रहती है कि जिन राज्यों में उनका आधार उतना मजबूत नहीं यहाँ होता, वहां वो यही कोशिश करते हैं कि मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए। तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी ने उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दी? क्योंकि वो हर बार अपने संबोधन में, अपने बयानों में सीधा प्रधानमंत्री पर अटैक करती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी लड़ाई को मोदी बनाम ममता बनाने में योगदान ममता बनर्जी का रहा। जी बिल्कुल, आपने बहुत ये सही सवाल किया। और एक बात इसमें और हम विश्लेषण में जाएंगे, जहां जहां राज्यों के चुनाव में मोदी बनाम राज्य का नेतृत्व विपक्षी दलों का हुआ है, वहां पर सीधा फायदा भाजपा को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को राज्यों में भी मिला है। और ये इस तरह की रणनीति, व्यक्तिवाद नायकवाद की रणनीति का जवाब नायकवाद की रणनीति से देने के लिए जो आजकल विभिन्न पार्टियों ने मैनेजर हायर करके काम करते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक लोगों से योजना बनाने के जगह जो पेशेवर लोगों से, उनकी ये देन है। जहां जिन जिन लोगों ने अमुक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा, उस व्यक्ति ने मोदी बनाम राज्य के नेतृत्व की लड़ाई की और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। आप दिल्ली में देखेंगे जी भाजपा को मिला। और आप जबकि हम अगर गौर करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल ने किसी भी चुनाव में
अपनी लड़ाई वर्सेस मोदी नहीं किया। उन्होंने दिल्ली में शीला दीक्षित को घेरा, भाजपा के स्थानीय नेतृत्व को घेरा, आम आदमी की कनेक्टिविटी की, लेकिन उन्होंने कभी सीधे नरेंद्र मोदी से टकराव की मुद्रा नहीं आई। और बहुत मौके पर वो भाजपा के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर देते हैं। तो ये जो राजनीति की एक समझ होती है राजनीतिक व्यक्ति में या कार्यकर्ताओं में, कि जिस व्यक्ति का आभा मंडल या नेतृत्व बहुत शक्तिशाली है उससे सीधे न लड़ करके उससे बच करके अपने रास्ते पर पहुंच दिया जाए। जैसे कहीं जाम लगा रहता है तो हम लोग कोई दूसरे रास्ते से बाईपास ढूंढ के चले जाते हैं, उसमें फंसते नहीं है। तो ये ममता बनर्जी से भी राजनीतिक रूप से चूक कराई जा रही है या वो कर रही है। जो उनका प्रबंधन देख रहे हैं पेशेवर व्यक्ति, उनकी कमी है इसमें। ममता बनर्जी अगर अपने मूड पर रहती तो जो उनके संघर्ष के साथी तमाम थे वो उनका साथ न छोड़ते। वो तो पेशेवर लोगों के चक्कर में संघर्ष के लोगों की राजनीति खराब हो जाती है, और दुर्भाग्यवश बंगाल में भी यही हो रहा है। बिल्कुल, जीत हार का फैसला तो सर आने वाले समय में ही हो पाएगा, इसको लेकर हम कोई प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते। लेकिन ममता बनर्जी का आक्रामक रवैया, एक के बाद एक उनके इतने साथियों का उन्हें छोड़कर चले जाना, शुवेंदु अधिकारी जैसे जो शख्सियत रहे वहां पर जिन्होंने कहीं ना कहीं टीएमसी को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दिया, ऐसे लोगों का भी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाना, इसका कितना खामियाजा टीएमसी को भुगतना पड़ेगा। भले ही ममता दीदी और उनके तमाम नेता ये कहते रहे हों कि शुवेंदु अधिकारी या ऐसे नेताओं के जाने से हम पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन क्या ये कह देना महज है, या ये इससे ये साफ हो जाएगा कि वाकई में टीएमसी अभी मजबूत स्थिति में है? देखिए, ये मैं वही कह रहा हूं, ये जो कहना कि किसी आदमी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात तो कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने ममता बनर्जी के बारे में भी कही थी। ममता अकेले जा रही हैं, उनके साथ जो लोग गए हैं उनका कहीं अस्तित्व नहीं है, एक एक विधानसभा में वो कुछ नहीं कर पाएंगी। तो ये वही लोग थे, शुवेंदु अधिकारी हुए, मुकुल राय हुए, लोग थे जो संघर्ष के समय ममता बनर्जी के साथ वहां टीएमसी को खड़ा करने में हुए थे। तो अब टीएमसी से अगर उसके पुराने लोग हट रहे हैं तो अब ममता बनर्जी जी ने इस बीच में क्या नए लोगों को जोड़ लिया है जो जा रहे लोगों के स्थान की पूर्ति कर दें, या बंग भूमि के लोग आम मतदाता सीधे ममता बनर्जी से कनेक्टिविटी रख करके। देखिए, इसमें है क्या, ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे लोग उनके भतीजे के राजनीति में और प्रशासनिक निर्णय में जो है उसमें हस्तक्षेप से दुखी है। वंशगत राजनीति का दुष्प्रभाव हमको बंगाल में भी एक संघर्षशील की राजनीति पर देखने मिल रहा है। ये प्रभाव विभिन्न राज्यों में हम लोग देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी का भी यही हुआ, बिल्कुल हम देख रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी की पार्टी का भी, हरियाणा में आप देखिए देवीलाल जी के परिवार का। तो जो व्यक्तिवादी एक संघर्ष की पार्टी जब व्यक्तिवादी पार्टी बनते हुए परिवारवादी पार्टी बन जाती है तो संघर्ष के साथी धीरे धीरे साथ छोड़ ही देते हैं। फिर एक समय आता है जब जनता भी मुंह मोड़ लेती है, तो संघर्ष के साथी तो साथ छोड़ रहे ममता बनर्जी का, अब जनता भी मुंह मोड़ रही है कि नहीं, ये चुनाव नतीजों से साबित होगा। बिल्कुल सर, ये इस मसले पर मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है, आखिरी सवाल ही होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। अभी जो वर्तमान में स्थिति है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं कि ये मुद्दे अहम हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं अक्सर लोकसभा चुनाव वाले मुद्दे ही यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, और अब मजबूरी हो गई है टीएमसी की कि उनको भी अब उन्हीं मुद्दों पर जवाब देना पड़ रहा है और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जो लोकल मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो रहे हैं। जी देखिए, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो है ही, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो लगातार कई वर्षों से जब से उनको प्रभार मिला वो वहां जमे हैं, और वो एक सेतु बन गए पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के और भाजपा नेतृत्व के बीच में। और हमने पाया है कि हर मौके पर कैलाश विजयवर्गीय रहे, और जब मोदी जी के ही नाम पर चुनाव भाजपा लड़ती है जहां पर उनका राज्य का संगठन कमजोर होता है, और बहुत खूबसूरती से सारे भाजपा के बड़े नेताओं का, गृह मंत्री का, भाजपा के अध्यक्ष का और तमाम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कैसे कहां लगानी है, ये वहां के बतौर कैलाश विजयवर्गीय बतौर प्रभारी उन्होंने खूबसूरती से लगाई। और उन्होंने
बंगाल के लोगों की कनेक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कनेक्ट कर दिया और मुद्दे वो उठाने लगे जहां से मुद्दे पर टीएमसी को आना पड़े। टीएमसी अपने मुद्दों को छोड़ करके जी जो वो करती थी उसी को, उनके जो एसेट्स थे उसको लायबिलिटी बना दिया कैलाश विजयवर्गीय ने। वहां पर ममता बनर्जी बांग्लादेशी जो लोग थे उनका अगर मदद करती थी तो वह सवाल उठ गया कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने शरण दिया। सीए एनआरसी के मुद्दे पर वहां पर पूरा जो और समाज है जो इसके फेवर में है वो बीजेपी के साथ में आ गया। तो एक संगठन के प्रभारी के रूप में कैलाश विजयवर्गीय ने वहां पर एक शानदार काम किया जिसका फायदा मेरे नजरिए में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और सीटें कितनी आती हैं ये देखने की बात होगी। बिल्कुल सर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। तब तक अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस दिन तय कर लिया उस दिन संसद के सामने एक मंडी खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि फिर ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेंगे। हमारे पास 3.5 लाख ट्रैक्टर हैं और 25 लाख किसान हैं। अगला टारगेट संसद भवन पर फसलें बेचने का है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल जाकर एक सभा की है और उन्होंने किसानों से बीजेपी को वोट न देने की अपील भी की। नंदीग्राम में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, बंगाल के लोगों को संदेश है कि भारत सरकार ने देश को लूट लिया है, उन्हें वोट नहीं करना, अपने बंगाल को बचाना। अगर कोई वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि हमारा एमएसपी कब मिलेगा, धान की कीमत 1850 हो गई है, वो कब मिलेगी। टिकैत ने आरोप लगाया है कि केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार किसानों और उनके आंदोलन की रीढ़ तोड़ने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि यह जन विरोधी सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को वोट मत देना, अगर उन्हें वोट दिया गया तो वे आपकी जमीन बड़े कॉर्पोरेट्स और उद्योगों को दे देंगे और आपको भूमिहीन बना देंगे। वे आपकी आजीविका दांव पर लगाकर देश के बड़े उद्योगपति समूहों को जमीन सौंप देंगे और आपको खतरे में डाल देंगे। बंगाल को बचाना, आपके मछली तालाब जाएंगे, 10 साल पुराना इंजन और पंपिंग सेट ट्रैक्टर जाएंगे। अगर कोई वोट मांगने आए उसको कहना कि मेरे एमएसपी कब मिलेगी, मेरी धान की कीमत, आपके धान की कीमत 1850 रुपए हो कब मिलेगी, ये जरूर सा क्वेश्चन कर लेना। अरे जाएंगे, पूरे बंगाल में जाएंगे, बंगाल हमारा घर है, हम यहाँ गए तो बंगाल गए। नहीं बताया लेकिन है जी आंदोलन जीवी और कह लें तो कोई हमें कुछ ही कह लो, हमें कड़े झंडे दिखा लो, आंदोलन जीवी कह लो, हमारे पुतले फूंक लो, हमारा कुछ बिगड़ रहा। हम तो रोज जाते हैं, हमारा कोई कुछ ही कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। ये आंदोलन बंद नहीं होगा। बंगाल की राजनीति में पड़ेगा। जो नौजवान है ये साथ में है और ये बीजेपी को हराने का काम करेगा, हराने का काम कर। अरे उसका भी चोट मार दी, अकेली महिला थी, लड़ाई लड़ रही थी, चोट मार दी उसका भी। हमें ना हमें कोई खतरा नहीं। और महात्मा गांधी शांति के पुजारी थे, गोली के शिकार हुए। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, यूथ के भरोसा लड़ी जाएगी। युवाओं से ये है कि अपने खेत की मिट्टी को अपने शरीर से टच करो तो आपकी जमीन नहीं बचेगी, नहीं तो जमीन नहीं बचनी। ये सारी जमीन नहीं जाएगी। अपने फसलों का भाव मांगो, जो भी आपसे वोट मांगना है उसे कहो कि एक मुट्ठी चावल नहीं मेरे क्यों नहीं मिली, कब मिलेगी, उस पर कानून बनाओ। 5 लाख से ज्यादा आदमी दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है। कानून बनेगा दिल्ली में तो फसल का रेट इसी खेत का आपको महंगा मिलेगा। अरे देख लेंगे, जहाँ जहाँ पे भी आओगी उसी के खिलाफ तो है हम और कहीं के खिलाफ है। आप क्या कहेंगे? क्या कर रही? चुनाव का आगे भाजपा सरकार कह रहा है कि सबका ये आंदोलन ठीक नहीं है। और वे तो कहेंगी और क्या, अच्छा जिसके साथ लड़ाई हो जा करे वो लड्डू बंटेगी और हमें। अरे कोड़ी भरक की सरकार की छोड़ रही नहीं। हमें पता चला कि सरकार यहाँ पर आ रही, दिल्ली सरकार, तो उसको ढूंढने है, यहाँ मिली नहीं। अगर कहीं मिले तो हमें
तो राकेश टिकैत को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर ये आह्वान किया है कि किसान तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वोट ना ही दे। हमारे साथ अरविंद विद्रोही जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, राकेश टिकैत को आपने भी सुना होगा, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब अगर बीजेपी वाले आपके पास वोट मांगने आए तो उनसे पूछेगा कि हमें एमएसपी कब मिलेगी, उनसे धान की कीमत पूछेगा। तो अब ये दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में राकेश टिकैत की भी एंट्री हो गई है। उनकी एंट्री बीजेपी के लिए कितनी नुकसानदायक? बीजेपी के लिए कितनी नुकसानदायक, अब ये कैसे इसमें तो मतलब एक तरह से हंसी आती है। राकेश टिकैत खुद चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, राजनीति में उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, जमानत तक जब्त हो चुकी है और बतौर एक किसान नेता वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील कर रहे हैं। ये उनका संवैधानिक हक है, लेकिन निगेटिविटी की जगह पॉजिटिव जो है एजेंडा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हराने की जगह उनको ममता बनर्जी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करना चाहिए और वो घुमा करके वही काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एमएसपी का बंगाल में जिक्र किया, तो एमएसपी तो डिक्लेयर है, एमएसपी तो मिलती है। और भी हरियाणा में भी एमएसपी को लेकर के हुआ, जो किसान अपना करेंगे, जितनी जोत है उसके हिसाब से कितना वो धान कितना गेहूं पैदा करते हैं उसका मूल्यांकन हो करके उतना गेहूं वो उतना धान वो एमएसपी उसकी मिलेगी, ये भी तय हो चुका है। कहते क्या है, देखिए, जो किसानों के गेहूं और धान को खरीद करके उसको बेचते थे, जो आढ़तिये थे, जो बिचौलिए थे, उनका काकस टूटा है। और वो उनकी ये चिंताएं हैं जो किसान नेता के रूप में राकेश टिकैत व्यक्त करते हैं। किसानों की तो सबसे बड़ी चिंता जो है वो है जमीन की, भूमि अधिग्रहण विरोध की। इतना भूमि अधिग्रहण के विरोध पर तो कभी राकेश टिकैत को इतना मुखरित हम लोगों ने नहीं देखा। दूसरा है रासायनिक खेती। रासायनिक खेती से मुक्त होकर के जैविक खेती पर कैसे लौटे और खेती को पशुपालन से कैसे जोड़ा जाए, कैसे खेती समृद्ध जैसे हमारे यहाँ पुराने समय में होती थी, उस पर कभी चिंतित नहीं होते हैं। तीसरी बात, इन्होंने लाल किला पर जब ट्रैक्टर का हुआ तो उससे पल्ला झाड़ लिया था और फिर जगह जगह घूम के कह रहे हैं कि हम संसद में सदन पर भवन पर पहुंचेंगे और हमारे पास 3.5 लाख ट्रैक्टर से रहेंगे। फिर कोई अराजकता, कोई घटना होगी तो ये उस पर पल्ला झाड़ लेंगे। तो ये मुद्दों से भटक करके अराजकता और केवल भाजपा का विरोध, इसमें कोई किसानों के भले की बात ना हो करके राजनीतिक बात है। इसीलिए मैं एक चीज और कहता हूं पल्लवी जी, कि जितने भी 3 किसान बिल के विरोध में राजनीतिक दल हैं, उनको हिम्मत करके राकेश को ही देश के अगले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। सारे राजनीतिक दलों को, कांग्रेस राहुल प्रियंका को छोड़ दे, सारे ममता बनर्जी छोड़ दे, सबको कहना चाहिए कि भाई किसान नेता राकेश टिकैत को ही हम मोदी जी को हटा करके इनको बनाना चाहते हैं। और साफ साफ राजनीति में सक्रिय डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको राजनीति करने का, चुनाव लड़ने का, अपनी बात करने का, विरोध करने का हक है। तो खुल करके मैदान में आवे और बतावे एमएसपी किसानों को कहां देंगे, कैसे देंगे, रोजगार की गारंटी कैसे देंगे। फिर जो उद्योग जगत के लोग, जैसे मान लीजिए समोसा बनाने वाले लोग हैं, वो कहने लगेंगे कुछ दिन बाद कि हम इतना समोसा बनाते हैं, हमारा समोसा खरीद गारंटी सरकार ले। तमाम चीजें होगी, जूता बनाने फैक्ट्री कहने लगे सब लोग। तो जो सरकारें होती हैं वो तय करती हैं कि जैसे हम किसान हैं, हमारे पास कितना खेत है, हम कितना धान पैदा करते हैं, कितना गेहूं करते हैं, हम उसको जब बेच रहे हैं तब उस पर ना टैक्स लगेगा, उस पर जितनी सरकार के सहूलियत है। इसीलिए अभी एमएसपी सीधे किसान के खाते में जाएगी, ये व्यवस्था हुई है। तो इस पर ऐतराज क्यों? जब किसानों के खाते में सीधे पैसा जा रही है तो बिचौलियों को दिक्कत होना स्वाभाविक है। ये समझने की जरूरत पल्लवी जी राजनीतिक लोगों को है। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है सर, क्या राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत की जमीन को मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि यूपी में चुनाव है, क्या योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने की उनकी ये कवायद है? देखिए, राकेश टिकैत अब मैं बता रहा हूं चुका, वो चुनाव हार चुके हैं 2 बार, लोकदल से चुनाव लड़े थे, फिर उनको एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई।
और किसानों के मुद्दे पर वो एक से लाइमलाइट में आ गए हैं और वो किसान नेता के रूप में पूरे देश में घूम रहे हैं। उन पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, खुद वो टीवी डिबेट्स में चर्चा करते हैं। उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, उनकी स्वीकार्यता जो है राजनीतिक दलों के बीच में भी उनकी पहचान बन रही है। केवल इतना ही है, कोई राजनीतिक दल जमा जमाया राजनीतिक दल उनको अपना नेता बना करके राजनीति में आगे नहीं करेगा। हाँ, उनके द्वारा अगर भाजपा के नाम पर कुछ वोट हासिल हो जा रहा है तो वो उसके लिए तैयार रहेंगे। जी, सियासत की जमीन मजबूत करने पर लगे हुए हैं, लेकिन सर उन किसानों का क्या जो वाकई में अपने अपने मुद्दों को लेकर इनके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं उनके साथ तो धोखा नहीं, जो वाकई में समझ रहे हैं कि ये हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं? राकेश टिकैत, हाँ, वो स्वाभाविक है। देखिए, राजनीति बड़े बड़े किसान आंदोलनों में या और भी आंदोलनों में, छात्र आंदोलनों में सबसे खराब बात ये देखी गई है कि उससे निकले हुए लोग, उससे लाभ पाए हुए लोग बाद में अपने सिद्धांतों से भटक जाते हैं। जेपी मूवमेंट का आंदोलन तो पुराना है, उसकी बात है, लेकिन अभी हमने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, अंधा आंदोलन भी देखा था, जिसमें लोकपाल को लेकर के, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को लेकर के लोगों का उभार हुआ। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने बैठे, लेकिन लोकपाल भी भूख गए भ्रष्टाचारों के सवाल पर घिरे हुए लोगों के साथ, जिन पर वो आरोप लगाते थे, मंच पर रहे। तो इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है। हर समूह को, किसान समूह से लेकर के छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, सबको खुद ये समझना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, हमारे लड़ाई लड़ने वाला जो समूह हो या नेता है उसकी नियति और नीति क्या है। ठीक है, बिल्कुल विद्रोही जी वो कह रहे हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सरकार को तो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं, तो आप देख लीजिए कि आप अपना भविष्य किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। तो इस तरह की जब वो बयानबाजी करते हैं तो वो कितना सफल हो पाते हैं लोगों को बरगलाने में? देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि ये लोग चाहते क्या है। कॉर्पोरेट घरानों के आर्थिक समृद्धि में, देश के आर्थिक समृद्धि में, समाज के क्या कॉर्पोरेट घराने के योगदानों को आप भुला सकते हैं? मैं भी एक किसान हूं, हम लोग लिखते पढ़ते हैं, पत्रकार भी हैं। हम कितने लोगों को रोजगार दे पाते हैं? कोई भी व्यापारी घराना है वो रोजगार देता है। एक किसान अपना जब खेती करता है उसका पूरा परिवार जुटा रहता है। वो जैसे धान है, धान का एमएसपी बात हो रही, धान अगर बढ़िया बो करके उसकी कुटाई करा करके उसको चावल की पैकिंग करा करके उसको मार्केट में बेचेगा, जो अभी तीन किसी कानून में वो व्यवस्था भी हो गई है कि आप पैन कार्ड और सब लगा के बेच सकते हैं, तब वही आर्थिक जगत से जुड़ाव किसान का होगा। तो तरक्की और कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बहुत पुरानी मांग है। तो इस कृषि की समृद्धि, किसानों की समृद्धि का जो रास्ता है उस पर चलने न देने की ये कौन सी कवायद राकेश टिकैत कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या वो चाहते हैं कि हमेशा किसान कर्ज के तरह दबा रहे, हमेशा किसानों को जो है ऋण माफी की गुहार लगानी पड़े? किसान का बेटा जो है उद्योग जगत से जुड़ करके खुद अपनी कंपनी बना करके जो नौजवान आगे आवे वो ना करें, वो अच्छी फसलों को ना करें, जैविक। आप देखिए चिया जीड़ जो है होने लगी, एक से एक जो फसलें नहीं तैयार कर पाते थे, अब लोग तैयार करने लगे, खेती से जुड़े हुए नौजवान और बुजुर्ग किसान भी। तो केवल जो है कुछ फसलों पर उलझा करके और सरकार के सामने ही खड़ा रहना कि हमको सरकार दे दीजिए, हमको दे दीजिए। व्यापार में अगर किसान अपना हस्तक्षेप कर लेगा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा लेगा, तो उद्योग जगत और उपभोक्ता उसके दरवाजे खड़ा होगा कि हम आपको इतने पर दे रहे हैं, हम मांगे। लोग कहेंगे कि आप हमको इतने रुपए में दे दीजिए, वो उसके पास विकल्प रहेगा। किसानों की मंडी तो खत्म नहीं हुई है, किसानों के पास और विकल्प खुल गया है। तो विकल्प विहीन क्यों रखना चाह रहे हैं राकेश टिकैत? ये राकेश टिकैत से सवाल होना चाहिए। बिल्कुल सर, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बुलेटिन में हमें दरअसल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने कुंभ को लेकर नई व्यवस्था जारी कर दी है। अब इसके तहत कुंभ के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा जारी SOP को भी ताक पर रखते हुए उन्होंने साफ कहा है कि अब कुंभ में आने वालों के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। उत्तराखंड की गद्दी पर बैठे हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अभी 3 दिन का समय ही हुआ है। ऐसे में अभी से वो अपने फैसले पलटने की पंक्ति में खड़े हो गए हैं। सबसे पहले त्रिवेंद्र सरकार के समय में 4 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश के हर विधानसभा में भव्य कार्यक्रमों की तैयारी की थी। बात कम काम ज्यादा की तर्ज पर सरकार पूरे प्रदेश में 4 साल की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में थी, जिसके लिए पहले खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐलान किया था। इतना ही नहीं, रातों रात पूरे प्रदेश के 4 साल के कार्यक्रम के होर्डिंग्स और पोस्टर हटा दिए गए। त्रिवेंद्र के बाद जब तीरथ सिंह रावत ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो उन्होंने कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने त्रिवेंद्र रावत के 2 बड़े फैसलों को पलटकर ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड में अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है। लगातार 4 वर्षों के अंदर हमारी पार्टी ने, भाजपा ने और हमारे पूर्व सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर के हम लोग आगे जाएंगे। 18 तारीख को भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखे हैं और साथ ही नया आयाम देंगे। उसी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र का चौमुखी विकास करने का काम हम करेंगे। कि विकास ये सारा होगा। सरकार की 4 सालों का जो कार्यकाल रहा है उसको जनता के बीच में किस तरीके से लेकर जाएंगे आप? ऐतिहासिक रहा है और जो 4 वर्ष के अंदर विकास के कार्य हुए हैं वो हम नीचे तक लेके जाएंगे, साथ में नया आयाम देंगे और मैं कह सकता हूं कि उसी आधार पर हम लोग 22 के चुनाव में जाएंगे। अरविंद विद्रोही जी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरविंद विद्रोही जी, तीरथ सिंह रावत को किस तरीके से आप देख रहे हैं? महज 3 दिन का समय हुआ है उन्हें उत्तराखंड की गद्दी संभाले हुए, लेकिन इन 3 दिनों में उन्होंने कई फैसले पलट दिए जो कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा लिए गए थे। तो क्या अब ऐसा माना जाए कि वो भी फैसले पलटने वालों की पंक्ति में शामिल हो गए हैं? जी, शामिल हो गए हैं। और देखिए, पहले मुख्यमंत्री ना अब तीरथ जी, ना त्रिवेंद्र जी, ना तीरथ जी, इन लोगों ने फैसले अपने मर्जी से नहीं लिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी सलाह मशवरा से हुआ। जब पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ के संबंधित फैसले लिया, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के ही निर्देश और उनकी अनुमति से था, लेकिन तमाम विरोध हुआ, साधु संतों से लेकर आम जन आक्रोश हुआ और उसका फीडबैक जब मिला कि ये गलत निर्णय हो गया है और भी तमाम कारणों से, तो उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटा करके तीरथ सिंह रावत को जिम्मेदारी दे दी कि जो विरोधाभास था, जो थोड़ा सा नाराजगी थी, बचे हुए 1 साल में हम वो नाराजगी दूर कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुआ त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में 4 साल, उसको भी हम बचे हुए समय में खूबसूरती से अपने पक्ष में ले लेंगे, क्योंकि TSR पहले भी थे, TSR अब भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही है। दोनों लोग, कोई अपने मन से ना काम किया था, ना कोई अपने मन से काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन सर जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के अंदर ये पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए गए हैं, जो कि पहले इनकी योजना थी कि हम अपने 4 साल की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएंगे और उसी के तहत ये तमाम पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए थे, लेकिन इन पोस्टर होर्डिंग्स को हटाकर क्या साबित करने की यहाँ कोशिश की जा रही है? क्या अब सब कुछ तीरथ सिंह रावत अपने नाम के आधार पर करना चाहते हैं? जी, देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत तो मुख्यमंत्री अब है नहीं उत्तराखंड के। जब वो तैयारियां हुई थी तो वो मुख्यमंत्री ही थे, तो 4 साल पूरा होने पर जितने भी सूचना विभाग लगाता तो वो उनकी लगाता फोटो, इसीलिए वो तैयारी थी। अब चूंकि प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं, तो जो भी चुनाव प्रचार सामग्री, जैसे अगर चुनाव में जाता राजनीतिक दल तो अपने नेतृत्व का लगाता, उसी तरह सरकार की व्यवस्था होती है।
सरकार में जो वर्तमान मुख्यमंत्री होता है, सूचना विभाग उसी की फोटो लगाता है। जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार होगा, उसकी सामग्री होगी, तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सम्मान पूर्वक जगह मिलेगी, ये तय है। लेकिन जो सूचना विभाग और सरकारी अमला है उत्तराखंड का, अब वो वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उन्हीं की फोटो लगाएगा। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। बिल्कुल। तो तीरथ सिंह रावत जो लगातार एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं और अभी तक उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो जन भावनाओं से जुड़े ही हैं, तो एक साल के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है सर, मेरे हिसाब से एक साल के अंदर वो इतने बड़े बड़े फैसले ले लेंगे ताकि आने वाले चुनाव के लिए उनकी गद्दी बची रहे, ऐसा मान लिया जाए। हाँ, वो कोशिश, देखिए जो भी आदमी राजनीति में कोई पद पाता है तो उसका रहता है कि हमको मिले, लेकिन जो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये चूंकि बड़ी पार्टियां हैं, ये इनके एक नेताओं का समूह भी होता है, तो इसमें आपको बतौर कार्यकर्ता ही सारे लोग रहते हैं। आपको काम करना है, अच्छा करना है, अच्छा रिजल्ट भी आएगा, तो हो सकता है कि आपको कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाए, कोई नया मुख्यमंत्री आए, लेकिन कोशिश प्रयास सबका यही रहता है कि हम अगर मुख्यमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है कि दोबारा सरकार आएगी तो यही रिपीट होंगे, यही मुख्यमंत्री होंगे। हो सकता है कोई नया चेहरा हो। तो अभी एक साल में अच्छा करना, उत्तराखंड की जनता को अच्छा देना और अपने नेतृत्व को संतुष्ट करना, केवल इतना काम तीरथ सिंह रावत के बस का है। फिर वो बनेंगे, ये उनके बस का नहीं है, क्योंकि वो खुद देखे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को कैसे हटा करके उनको बनाया गया है, तो इसी तरह भाजपा उनको हटा करके किसी नए विधायक को भी बना सकती है। बिल्कुल सर, उन्होंने जो फैसले लिए हैं, अब कुछ और फैसलों पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या इन फैसलों को भी बदला जाएगा, ये फिर ऐसे ही रहेंगे। इसमें एक फैसला गैरसैंण कमिश्नरी का है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 4 मार्च को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का ऐलान किया था, वो फैसला ऐसा था कि सब चौंक तो गए थे, लेकिन उसका विरोध भी काफी हो रहा था। तो अब क्या लग रहा है, इस फैसले पर भी कोई टीका टिप्पणी होगी या फिर आने वाले समय में कोई बदलाव देखा जा सकता है, और इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, गैरसैंण को जो कमिश्नरी बनाने का फैसला है वो नहीं पलटा जाएगा। मेरी जहां तक बात हुई उत्तराखंड के साथियों से, वो नहीं बदला जाएगा, क्योंकि उससे जो नाराजगी की बात है, वो जो विपक्षी दल हैं या जो नाखुश लोग होते हैं वही नाराज हैं। जो कुंभ का फैसला बदला गया है, उससे जो भाजपा के परंपरागत वोटर या सनातन धर्म से जुड़ाव रखने वाले लोग थे वो नाराज थे, इसलिए वो बदला गया है। सभी फैसले नहीं बदले जाएंगे। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मुख्यमंत्री कोई भी है, वो जो भी फैसले लेते हैं वो कैबिनेट का सामूहिक और भाजपा के नेतृत्व की रजामंदी, उनके दिशा निर्देश से ही होता है, कोई मनमानी नहीं चलती है। ठीक है, और वर्तमान समय में विपक्ष की क्या स्थिति देख रहे हैं आप उत्तराखंड में सर? अब विपक्ष में वहां पर तो आप कांग्रेस के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी वहां सक्रिय है, बसपा लगातार रहती है, कुछ और दल हैं। तो अभी है क्या कि जैसे सारे लोग, पल्लवी जी इस बात को समझिए, सारे लोगों का ये ध्यान रहता था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ढीले हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत सुनते नहीं है, तो अब त्रिवेंद्र सिंह रावत तो रहे ही नहीं मुख्यमंत्री। बिल्कुल। तो जो उत्तराखंड सरकार, भाजपा की सरकार की कमियां न बता के सीधा अटैक त्रिवेंद्र सिंह रावत पर होता था, तो अब विपक्ष तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर अटैक कर नहीं सकता है, क्योंकि जनता कहेगी त्रिवेंद्र सिंह रावत में कमी अगर थी तो भाजपा ने उनको बदल के तीरथ सिंह रावत को कर दिया। यही विपक्ष चूक जाता है। विपक्ष को व्यक्ति आधारित प्रहार न करके भाजपा की सरकारों की जो योजनाएं हैं उस पर प्रहार करना चाहिए था। भाजपा ने फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदल करके जो विपक्ष उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत पर प्रहार करता था, उस प्रहार को खत्म कर दिया। अब आप त्रिवेंद्र सिंह रावत पर प्रहार करेंगे तो लोग कहेंगे उनको हटा तो दिया बीजेपी ने, और बाकी बीजेपी की सरकार ठीक है। बिल्कुल, लेकिन वो अभी भी इस मूड में है नहीं। तीरथ सिंह रावत को लेकर भी उन्होंने हल्ला बोलना शुरू कर दिया, यानी कि वही चूक दोबारा से दोहराई जा रही है। लेकिन हम बात हरीश रावत की कर लें यहाँ पर, विद्रोही जी। तो हरीश रावत कहीं ना कहीं इशारों में ये कह चुके हैं कि आने वाले समय के लिए उन्हें ही मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से घोषित कर दिया जाए। हरीश रावत का अभी आप चेहरा किस तरीके से मान रहे हैं? इतना मजबूत है वो विपक्ष में अभी रहकर? देखिए, हरीश रावत जी पुराने नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं और उत्तराखंड के मतलब चप्पे चप्पे से वाकिफ है लोगों, लेकिन
वही है कि अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अब वो इतने सीनियर होने के बाद भी कांग्रेस का नेतृत्व अगर उनको इशारा करना पड़ रहा है कि हमको आप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार रहिए, तो अब नेतृत्व की सोच क्या है उनके प्रति, ये भी होती है। और हरीश रावत का कद निश्चित रूप से बड़ा है और उनके प्रति लोगों का सम्मान भाव भी है। और अगर कांग्रेस का नेतृत्व उनको जिम्मेदारी देता है तो कांग्रेस में कुछ सक्रियता बढ़ेगी, जनता जुट भी सकती है उनके साथ। लेकिन पल्लवी जी, अगर हरीश रावत की उपेक्षा हुई तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जो है देर सवेर तमाम बड़े बड़े भाजपा के नेता जो कांग्रेस के नेता जो भाजपा के नेता में जा रहे हैं, तो हो सकता है हरीश रावत भी, हरीश दा भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए। सर, आखिरी सवाल है, कुंभ को लेकर तमाम जो पहले दिशा निर्देश जारी किए गए थे या नियम कायदे लगाए गए थे, अभी वो सब हटा दिए गए हैं। कुंभ में अब कोई भी रोक टोक नहीं है। इसका कितना फायदा बीजेपी को पहुंचेगा? भले ही ये आला कमान के द्वारा लिया गया फैसला हो, लेकिन कुंभ को लेकर जो नाराजगी थी वो नाराजगी जड़ से मिटाने की कोशिश यहाँ पर की गई। नाराजगी दूर, यही मांग थी संतों की और भक्तों की। जब वो मांग पूरी हो गई है तो अब उस समूह की तो कोई अब नाराजगी रही नहीं। और जब नाराजगी दूर हो गई और कुंभ का सफल आयोजन हो जाए, तो कोई विरोधाभास रहेगा नहीं। और इसी अभी आप देखेंगे, इसी कुंभ के आयोजन की तैयारियों को लेकर के जो अभी विपक्षी दलों का जो बयान आएगा, वो बयान हास्यास्पद होने के साथ साथ अपने आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा। क्योंकि ये अभी विपक्षी दल ज्यादातर जाने अनजाने भाजपा का विरोध करते करते हिंदू धर्म का और देश का विरोध की बातें भी जाने अनजाने ही निकल जाती है। कोई देश का विरोधी नहीं है, लेकिन वो भाजपा का विरोध करते करते कभी सेना का विरोध, कभी कुछ, अभी इसी तरह कुंभ को लेकर के ऐसी कुछ बातें कहीं ना कहीं किसी के मुंह से निकल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का जो सक्रिय कार्यकर्ताओं का समूह है, चाहे सोशल मीडिया पर हो या आम जनता के बीच में, वो उसी बयानों को लेकर के पूरा घूमेगा और वो उसका कवर अप विपक्ष नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, ऐसे ही मुद्दे को लपकने की कोशिश में हमेशा बीजेपी रहती है, जिसका जवाब देना वाकई में विपक्ष के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। तो आपको बता दें कि कुंभ के मेले को लेकर और तमाम अन्य फैसलों को लेकर जिस तरीके की फुर्ती तीरथ सिंह रावत ने दिखाई है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में उनकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। कुंभ मेले में जितने भी नियम कायदे लगाए गए थे वो सारे हटा दिए गए हैं, तो ऐसे में लगातार वो एक के बाद एक जो फैसले पलट रहे हैं वो सभी को चौंका तो रहा ही है। लेकिन ये सवाल भी खड़े हो रहा है कि क्या अभी भी उत्तराखंड में सब कुछ सामान्य नहीं है या फिर स्थिति जस की तस बनी हुई है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि तीरथ सिंह रावत क्या वाकई में उत्तराखंड वासियों में उतनी लोकप्रियता हासिल कर पाएंगे जितनी कि वो उम्मीद कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर कोई रास्ता निकालना ही होगा। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र सरकार जो टैक्स वसूलती है उसका बड़ा हिस्सा राज्यों को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार जो भी टैक्स वसूलती है उसका करीब 42% हिस्सा राज्यों को जाता है, इसलिए ईंधन का मामला राज्यों के स्तर पर ज्यादा बेहतर डील किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे में हमें यह सोचना है कि इससे कैसे बेहतर ढंग से निपटा जाए। इसके लिए केंद्र और राज्यों पर सोच समझकर विचार करना होगा, क्योंकि आखिरकार जो मकसद है वो जनता को राहत देने का है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा, हम जीएसटी काउंसिल में अपनी बात रखेंगे। काउंसिल अगर कोई निर्णय लेता है तो फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हम निजी क्षेत्र को यह भरोसा दिलाना चाहते थे कि हम उनमें विश्वास करते हैं, कारोबार के लिए हम सुगमता देंगे। अब 2019 के बाद हम नीतियां बना रहे हैं। हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सरकार कोई पुलिसिंग या परेशान करने वाली भूमिका में नहीं रहेगी। यह हमारी नीति है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की मांग लगातार जनता के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। इस बीच निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम नई नीतियां बना रहे हैं और हमारा उद्देश्य जनता को राहत देना ही है। साथ ही उन्होंने जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल डीजल के दामों को लाने पर कहा कि हम जरूर जीएसटी काउंसिल में अपनी बात रखेंगे। अगर काउंसिल कोई निर्णय लेता है तो फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। और वहीं निजी क्षेत्र पर भरोसे के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हम निजी क्षेत्र को यह भरोसा दिलाना चाहते थे कि हम
उनमें विश्वास करते हैं। कारोबार के लिए हम सुगमता देंगे। अब 2019 के बाद हम नीतियां बना रहे हैं। हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सरकार कोई पुलिसिंग या परेशान करने वाली भूमिका में नहीं रहेगी। यह हमारी नीति है। वहीं क्रिप्टो करेंसी के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इसके बारे में कैबिनेट नोट तैयार है, जल्द ही कैबिनेट से ये पास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि रिजर्व बैंक को यह तय करना है कि अपना डिजिटल करेंसी बनाए या नहीं। हमारी राय यह है कि डिजिटल करेंसी के मामले में रास्ते या प्रयोग जारी रहने चाहिए, लेकिन कैबिनेट ही इस पर अंतिम निर्णय लेगा। बहुत सी फिनटेक कंपनियों ने इसमें काफी प्रगति की है। इस बारे में भारत में काफी कुछ होने वाला है। हम निश्चित रूप से ही इसे प्रोत्साहित करेंगे। चीनी निवेश के बारे में रणनीति को लेकर जब सवाल किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से निवेश के बारे में स्पष्ट नीति बनी हुई है। हम किसी देश को निशाना बनाकर कोई निर्णय नहीं ले रहे। और इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण मोहन झा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर एएनबी न्यूज पर। सीधा सा सवाल है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे कम होंगी? देखिए, निश्चित रूप से जब भाजपा विपक्ष में हुआ करती थी तो जिस ढंग का एक आंदोलन पूरे देश में खड़ा होता था, आप देखिए कि यदि 50 पैसे की वृद्धि होती थी, उस सड़क पर बहुत प्रकार की आप देखते कभी साइकिल यात्रा की जाती थी, कहीं कुछ होता था, तो ये तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से विपक्ष काफी कमजोर हो गया है और उसकी कमजोरी की वजह से सरकार भी जो देखिए कि जो लगातार आज जो पेट्रोल की कीमत है 100 रुपए पहुंच गई है और पेट्रोल और डीजल में बिल्कुल अब कोई अंतर नहीं रह गया है, दोनों बराबर है। इससे आम आदमी की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जिस आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में काफी कमी आई है। आपको ये ध्यान होगा कि 2014 के पहले क्रूड ऑयल की कीमत काफी बढ़ी थी और उसी वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई थी। और आप देखिए सने सने जो है घरेलू जो गैस है उसकी कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस और देखना पड़ेगा और राज्यों में जिस ढंग से आप यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें और अन्य राज्यों की बात करें, तो जिस ढंग से वो टैक्स अन्य राज्यों से ज्यादा लिया जा रहा है तो उससे जो आम जनता है वो लगातार परेशान होती जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अभी केंद्र सरकार जो टैक्स वसूलती है उसका बड़ा हिस्सा राज्यों को जाता है, यानी एक बार फिर से गेंद जो है राज्यों के पाले में यहां पर डाल दी गई है। तो क्या अब ये राज्य सरकारों को तय करना है कि किस तरीके से वो अपने राज्य के लोगों को राहत दे पाएं? देखिए, जीएसटी आने के बाद से जो सारा कुछ है, जो एक्साइज जो टैक्स है वो केवल सेंट्रल को जाता है और सेंट्रल जो है वो डिवाइड करता है। तो ऐसे में राज्यों के पास और कोई विकल्प नहीं होता कि पेट्रोल और डीजल में ही कुछ न कुछ टैक्स लगा करके पैसा वसूले, क्योंकि सरकार को अपने राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। क्योंकि उसके वित्तीय प्रबंधन की जो व्यवस्था होती है बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोल और डीजल के माध्यम से होता है। और कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल है, देखिए कि हमारे घर की जो छोटी जो चीजें हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है। आप चाहे आप देखिए जब दूध की दर में भी वृद्धि हो रही है, सब्जी के रेट में वृद्धि हो रही है, क्योंकि परिवहन जो होता है एक बहुत बड़ा मामला होता है। क्योंकि जब डीजल और पेट्रोल के जब दाम बढ़ते हैं तो परिवहन भी प्रभावित होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो निर्मला सीतारमण है जो अपनी जो बात कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही हैं, जो केंद्र को जो कदम उठाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल लेवल पे जो क्रूड ऑयल की कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कम है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को जिन से अतिरिक्त टैक्स लगाना पड़ता है, यदि केंद्र इसमें कम कर दे तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीएसटी के दायरे में लाने की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन यहां पर भी हम एक नया खेल ही देख रहे हैं। केंद्र का ये कहना है कि राज्य सरकारें नहीं चाहती कि आप जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आए। वहीं राज्य सरकार का ये कहना है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कभी ये बात ही नहीं उठाई गई, कभी इस तरह का कोई प्रस्ताव ही नहीं लाया गया। सच क्या माना जाए? क्या वाकई में दोनों ही सरकारें, चाहे वो केंद्र हो या राज्य, अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में महज राजनीति कर रही हैं? देखिए, ये हमेशा ही इस बात तेल का जो खेल है वो हमेशा राज्य और केंद्र के बीच में रहा है। जिन राज्यों में जो सरकारें रहती हैं, सरकार विपरीत होती हैं, वहाँ हल्ला मचता है। जिन राज्यों में सरकारें नहीं होती हैं, विपक्ष की सरकार होती है, वो अलग ढंग की बात करती हैं। आप यदि बात करें भाजपा शासित राज्यों की, वहाँ देखिए कि आंदोलन बहुत धीमा पड़ चुका है। लेकिन यदि हम बात करें जो कांग्रेस शासित राज्य है, जैसे राजस्थान है, आपका छत्तीसगढ़ है, आपका पंजाब है,
तो यहाँ पे अभी जिस ढंग से तेल को लेकर के पूरा एक माहौल खड़ा हुआ है, तेल की वृद्धि को लेकर के लगातार माहौल बना हुआ है, तो जो सरकारें हैं वो, हाँ, क्योंकि अब मैंने आपसे पहले भी कहा, क्योंकि जो टैक्सेस हैं, जो राज्य के जो टैक्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, तो ऐसे में केवल उनकी निर्भरता बहुत कुछ पेट्रोल और डीजल में हो गई है। तो वो भी अपने हिस्से का जो टैक्स है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जो आम आदमी है वो लगातार परेशान होता जा रहा है। यही वजह है कि अब जो आंदोलन जो हो रहे हैं वो आम आदमी के आंदोलन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ समन्वय बना करके एक ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें जो आसमान छूने लगी हैं, ये आप देखिए कि जब पहले 67 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमत हुआ करती थी, तो भाजपा ने जब विपक्ष में रहते हुए खूब आंदोलन किया है, लेकिन आज वही बात कह रहे हैं कि क्या आप जो महंगी गाड़ी चलाने वाले लोग क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, और यदि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो इस प्रकार की बेतुकी बातें जो है वो राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आम आदमी हताहत हो रहा है। साहब, आपको कहीं से भी मंशा नजर आ रही है किसी की भी कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की जाए और जनता को राहत दी जाए? एक के बाद एक तमाम चीजों पर तो महंगाई बढ़ती जा रही है, और कृषि से इसका कितना असर आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि जो डीजल और पेट्रोल है ये कहीं ना कहीं आम आदमी के जीवन से सीधा संपर्क करता है। यदि आप बात करें कृषि की, तो कृषि में जब उत्पादन होता है तो उत्पादन के परिवहन की व्यवस्था होती है, और जब परिवहन ही महंगा हो जाएगा, अब आपके घर में दूध का उत्पादन हो रहा है, दूध देने वाले को यदि आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल डलाना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो कहीं ना कहीं वो दर तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और परिवहन में आप देखिए, जहाँ 100 रुपए किराया था वहाँ 200 रुपए किराया हो गया। तो ऐसी ये सब चीजों में आम आदमी और जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, उसकी स्थिति बहुत बिगड़ रही है। आम आदमी की स्थिति काफी खराब होती जा रही है, और सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई नीति बनाई नहीं जा रही कि आम आदमी को राहत दी जाए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि विपक्ष उतनी मजबूती से इस बात को उठा पा रहा है। हमारे देश में लगातार विपक्ष की जो स्थिति है वो कमजोर होती जा रही है। ऐसे में जनता की आवाज उठाएगा कौन, और विपक्ष की स्थिति इतनी कमजोर होने के पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, बहुत प्रश्न आपने किया है। किसी भी देश के विस्तार में विपक्ष की और मीडिया की अहम भूमिका होती है, और आपने लगातार देखा होगा कि 2014 में और 2019 में जिस ढंग से विपक्ष कमजोर हुआ है, वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नहीं आ पा रहा है और विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, उसका पूरा फायदा सरकार उठा रही है। केंद्र सरकार को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है, और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं मीडिया भी गोद में खेल रहा है सरकार की। तो उससे भी जो है आम आदमी की जो आवाज है दब करके रह गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एएनबी न्यूज ने इस बात की पैरवी की है। निश्चित रूप से आप बड़े बड़े चैनलों में देखते हैं कि बड़े चैनल इस जो जमीन से जुड़े मामले हैं, तेल डीजल की बात होती है, उसको किनारे कर जा रहे हैं। तो जब किसी राष्ट्र का मीडिया कमजोर हो जाता है, किसी राष्ट्र का विपक्ष कमजोर हो जाता है, तो सत्ता पक्ष हावी हो जाता है, उसकी निरंकुशता हो जाती है। तो डेमोक्रेसी के लिए एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। और सर, अभी आप देख रहे होंगे कि देश की राजनीति भी कुछ अलग तरीके से ही चल रही है। लोगों का माइंड भी इस हिसाब से सेट हो गया है कि वो पेट्रोल डीजल या महंगाई जैसे मुद्दों पर जा ही नहीं रहे हैं, वो देशभक्ति या धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पर ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ये मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन वास्तविक हकीकत अब यही नजर आती है। बहुत सही बात आपने कही है कि आज जो देश है वो राम मंदिर पे चला गया है, देश जो है ट्रिपल तलाक पे चला गया है, देश जो है सीएए पे चला गया है, एनपीआर पे चला गया है। तो ये जो देश की जो मेन चीजें हैं वो भटक गई चीजें, और आदमी इसी में खुश है कि राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, लेकिन जो उसकी जेब में, और खासतौर पे उनको देखिए कि जो कोरोना काल में जो संक्रमण का दौर था उसमें कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। आज मीडिया की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर पे 10,000 से ज्यादा जो है पत्रकार बेरोजगार हो चुके हैं। तो ऐसी जो तमाम स्थितियां हर जगह देखने को मिल रही हैं, और ये कोरोना काल के बाद तो कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए था। और अभी भी देखिए विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र ने लॉकडाउन लगा दिया है, केरल ने लॉकडाउन लगा दिया है। अब ऐसी स्थिति में आने वाले समय में लगता है सने सने देश सिर्फ लॉकडाउन की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो तेल डीजल पेट्रोल गैस ये सब चीजों में जो वृद्धि हो रही है उस पर कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। सवाल है बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, महंगाई, भुखमरी और इस तरह की तमाम समस्याएं जो मुंह बाकर खड़ी हुई हैं हमारे देश के सामने। इन समस्याओं का कोई समाधान आने वाले समय में आप देख रहे हैं, या जिस तरह की राजनीति वर्तमान समय में चल रही है वैसे ही चलते रहने वाला है? इच्छा शक्ति का अभाव दिखाई देता है। यदि केंद्र सरकार अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कर ले, लगातार बात हो रही है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो एक
क्षण निश्चित रूप से कोरोना के बाद लोगों ने बहुत कुछ सीखा है कि हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, दूसरों की निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन इतने जल्दी ये सब बातें जुमले ही हैं, इसको जल्दी कार्य रूप में परिणत कर पाना इतना सरल नहीं है कि जितना सरल आप समझ रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा। एक दिन में किसी चीज को कर पाना बहुत कठिन है। और खासतौर पे मुझे लगता है कि सरकार को डीजल और पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसी विंग बनाना चाहिए, ऐसा कोई आयोग बनाना चाहिए जो उसको नियंत्रित करता रहे। तो जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमत बराबर आ गए हैं, दोनों बराबर हो चुके हैं। अब गैस की कीमत जो है आज वो 900 रुपए तक पहुंच गई है। तो ऐसी स्थिति में जो पूरा बोझ है कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार और जो निचले तबके के लोगों तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन झा जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं और इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार इस ओर प्रयास कर रही है और हमारा उद्देश्य महज जनता को राहत देना है। तो जल्द से जल्द हमारी कोशिश यही रहेगी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस महंगाई से राहत सरकार कब तक और कैसे दे पाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।